एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार। आज के वीडियो के इस भाग में गौर छत्री रियासत की राजधानी नार, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में रिन्न नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर इस गौर छत्री रियासत की स्थापना पौराणिक काल से ही मानी जाती है। और इस रियासत की स्थापना का श्रेय राजा नार ऋषि देव जी को है। गौर क्षत्रिय वंशावली अभिलेख में कुछ इस प्रकार से इनके विषय में विवरण प्रस्तुत है। इसमें विद्वान लेखक के द्वारा लिखा गया है कि तक्षदेव के आगामी पीढ़ी में नार ऋषि देव जी हुए। वह अपने पुत्र मनु ऋषि देव को छोटा नागपुर, जो झारखंड में है, नागवंशी क्षत्रियों की जो राजधानी हुआ करती थी उस काल में, जो कश्यप गोत्री क्षत्रिय हुआ करते थे। पहले कुछ ऐसा अभिलेखों से पता लगता है कि गौर क्षत्रिय समाज के विवाह संस्कार आदि सब झारखंड क्षेत्र के क्षत्रियों में ही संपन्न हुआ करते थे। उसी परिप्रेक्ष्य में ये एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। और इसके बाद में आगे महाराजा सिंहादित्य जी का भी जिक्र है। उनके विषय में भी बतलाया गया है कि उनकी भी ससुराल जो है कनकपुर में थी, और वो बंगाल में क्षेत्र पड़ता है, झारखंड और बंगाल की सीमा पर। इस प्रकार से उसका भी वीडियो में जिक्र किया जा चुका है, और ज़्यादा क्लियरेंस करने के लिए और भी एक अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे जानकारी क्लियर हो सकेगी। हाँ, तो वीडियो में जानकारी देते हैं कि नार ऋषि देव के जो पुत्र थे मनु ऋषि देव, वो अपने पुत्र के विवाह हेतु छोटा नागपुर गए थे, और वहां से विवाह करके वापिस लौटे और भागीरथी गंगा का स्नान करके तक्षशिला को वापस जा रहे थे। ये विवरण इसमें अभिलेख में दर्शाया गया है कि ये विवरण बिठूर, कानपुर स्थित जो बिठूर स्थान है वहां पर ये है। इनके मार्ग में बिठूर के निकट श्री नारद जी के दर्शन हो गए। इनको श्री नारद जी को राजा ने प्रणाम किया। मुनि ने राजा को ज्ञान उपदेश दिया। राजा नार ऋषि देव शिक्षा लेकर उसी स्थान बिठूर पर रहकर तपस्या करने का विचार करने लगे। नारद जी ने कहा कि आप इस स्थान पर तपस्या न करके दक्षिण के कोने में बिठूर के स्थान से कुछ दूरी पर, तकरीबन इन्होंने तो 36 मील का इस पे जिक्र किया है, अपने नाम का नगर बसावें और वहीं पर राज्य करते हुए तपस्या करें। नारद जी की शिक्षा मानकर के नार ऋषि देव जी ने अपने पुत्र मनु ऋषि देव जी को समझाकर वापस तक्षशिला जाने का आदेश दिया। पुत्र ने राजा को बहुत समझाया, पर उनकी बात नार ऋषि देव ने नहीं मानी, और नार ऋषि देव ने अपने पुत्र मनु ऋषि देव का राज तिलक यहीं पर करके और उन्हें तक्षशिला के लिए भेज दिया। ऐसा यहाँ पर अभिलेख में उदाहरण दिया गया है। अतः नार ऋषि देव के पुत्र मनु ऋषि देव अपने पिता को प्रणाम करके व चरण स्पर्श करके तक्षशिला को चले। राजा नार ऋषि देव ने नारद जी के बतलाए स्थान पर तपस्या करने लगे, और रिन्न नदी के किनारे पर एक उन्होंने किला बनवाया, जिसको नार ऋषि देव के नाम से, राजा की नार के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध हुआ, और पड़ोसी के निवासी उसे नार
कहने लगे। उन्हीं के नाम के आधार पर उस जगह पर नार नाम के इस समय 2 गांव हैं, एक नार छोटी और एक नार बड़ी। बड़े नार को नार खास कहते हैं, छोटे नार को नार खुर्द कहते हैं। फिर यही जो यहाँ पर गौर क्षत्रिय वंश का राज परिवार राजवंश जो चला, उसी में एक गांव जो था नार खुर्द, वहाँ पर उनका निवास रहता था। और जो नार खास नाम का जो स्थान है जहाँ पर उनका किला बना हुआ था, वहाँ पर उनका दरबार या बैठक लगा करती थी। इस प्रकार से वहाँ 2 स्थान हैं और दोनों का ही विवरण यहाँ इसमें अभिलेख में दर्ज है। यही नार ऋषि की तपो भूमि का स्थान है। इस नार के ही गौर वंश के सारे राजपूत अपने वंश का ये पवित्र स्थान मानते आए और आज भी मानते हैं। यह स्थान जिला कानपुर, तहसील देरापुर, पुराने समय में, अब तो रसूलाबाद है, स्टेशन झींझक, बड़ी लाइन झींझक से 8 किलोमीटर की दूरी पर रिन्न नदी के पास खंडहर के शकल में अब भी पड़ा हुआ है जब इसको लेखक ने जिस समय लिखा था। लेकिन वर्तमान में जिस स्थान पर नार का किला था, गौर राजवंश की जो रियासत थी, आज वहां पर बहुत भव्यता के साथ में मंदिर इत्यादि बना करके बढ़िया महात्माओं ने अपना स्थान बनाया हुआ है, जिसमें शासन स्तर पर भी काफी कार्य करवाया गया है। उस समय, पिछले समय में हमारे इस क्षेत्र के माननीय, वर्तमान में तो सांसद जी हैं भोले सिंह जी, देवेंद्र सिंह उर्फ भोले, लेकिन उस समय वो विधायक हुआ करते थे, तो उनके कर कमलों के द्वारा वहाँ पर जीर्णोद्धार का और काफी विकास का कार्य वहाँ किया गया है। अभी तक हमने जिज्ञासुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया, परंतु अब हम जिज्ञासुओं का ध्यान आगे ले जाने वाले हैं, जहां से इस बात का थोड़ा सा ये पता चले कि यहाँ से जितने भी गौर क्षत्रिय उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जहाँ जहाँ फैले हैं, उनका निकास स्थान यही नार है, नार रियासत है। यहीं से ही निकल करके हर जगह गए। यहाँ से ही निकल करके राजा पृथ्वी देव जी, जो बाहर देव जी के पुत्र थे, उनके पुत्र सिंहदेव जी, कान्हदेव जी निकल करके अमेठी, लखनऊ पहुँचे और वहाँ पर रायबरेली में जो स्थित शिवगढ़ है उसको कहा जाता है, वर्तमान में भी वहाँ रियासत बनी हुई है, वहाँ पर रियासत स्थापित की। वहीं से गोरखपुर, देवरिया, बाराबंकी और पूर्व के छपरा, बिहार, मोतिहारी वगैरह में भी गौर क्षत्रिय समाज फैला और विस्तारित हुआ। इसके अलावा धीरे धीरे यहीं से काफी नार से निकल करके राज परिवार के सदस्य हरदोई पहुंचे, वहां पर रियासत और ठिकाने बनाए, जमींदारियां कायम की। सीतापुर पहुंचे, वहां पर रियासतें बनाई, शाहजहांपुर पहुंचे। इसी प्रकार से गंगा जी के किनारे का जो क्षेत्र है, बुलंदशहर, उधर का पूरा, इधर फिर मेरठ, अलीगढ़, ये सारे स्थान को कवर किया और धीरे धीरे सारे उत्तर प्रदेश में फैल गए और उत्तर प्रदेश के बाहर भी गए। ऐसा ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही फैले, उत्तर प्रदेश से बाहर भी गए, मध्य प्रदेश में भी गए, झांसी की तरफ गए, पन्ना में भी गए, बांदा का भी जो क्षेत्र है, छतरपुर, उधर भी गए। इस प्रकार से यहाँ से फैलते ही चले गए, लेकिन उनका सबका जो निकास है वो नार खास है। और नार खास में जो गौर क्षत्रिय वंश का जो राज परिवार है, जो यहाँ पर बाहर देव जी के रूप में जो बाद में स्थापित हुआ आकर के, जिस समय कन्नौज के सम्राट नागभट्ट द्वितीय थे, क्योंकि उनके ये सामंत थे, तो ये निश्चित रूप से मारवाड़ से आए थे और सीताराम गौड़ के ये वंशज थे। और सीताराम गौड़ बंगाल से आए थे, जो सिंहादित्य जी महाराज के वंशज थे। और बंगाल में इन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग पर गौर क्षत्रिय वंश ने वहाँ पर राज कायम किया। इन्हीं में सबसे प्रतापी राजा शशांक जी महाराज का भी जिक्र आता है। फिर उनके बाद
लक्ष्मण जी महाराज का भी जिक्र आता है, जिन्होंने अपना काफ़ी गौरवशाली इतिहास बनाया जो नेशनल हिस्ट्री में भी दर्ज है। अतः जो गौर की उपाधि, चमर गौर की जो उपाधि है वो बंगाल से ही प्रारंभ हुई और वहीं से आकर के यहाँ तक फैली। तो हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि जो चमर गौर की जो उपाधि है ये काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। बाद में हमारे चमर गौर जो बंधु और भाई हैं, उनके जो पूर्वज अपने निकास स्थान और परिवार या गांव के प्रमुख व्यक्ति के नाम से भी उपशाखाएं बनी हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। अगर मुख्य शाखाओं की बात की जाए जो प्राचीन समय से हैं, पुराने समय से हैं, तो वो तो 2 ही 4 5 हैं, लेकिन बाद में इन शाखाओं की संख्या बढ़कर के काफ़ी हो गई है, जिसका विवरण आने वाले किसी वीडियो में देखें। भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।